तो देखिए मॉडर्न बनारस की बात हो रही है और देखिए जिस तरह हम अभी कह भी रहे थे कि हर सेक्टर के लोग होंगे, अब हेल्थ सेक्टर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित जायसवाल हैं, डायरेक्टर हैं ओरियाना हॉस्पिटल के। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सर, क्योंकि चर्चा जब आदमी एक बड़े मुकाम तक पहुंचता है उसके पीछे एक संघर्ष होता है, उसकी एक अपनी कहानी होती है। पहले मैं चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने की। मैं बनारस में ही पला बढ़ा और बनारस में ही थोड़ा माइक ऊपर करिए। बनारस में ही मेरी स्कूलिंग हुई जी। मेरा 10th सनातन धर्म इंटर कॉलेज और 12th क्वींस कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद मैं CPMT सेलेक्ट होके लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS की पढ़ाई की और उसके बाद मैं पटना में PMCH से MS किया। उसके बाद दिल्ली में रहा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, दिल्ली अपोलो में। उसके बाद मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस बनारस में स्टार्ट किया। तो ऐसी ही थी जर्नी, काफ़ी संघर्षपूर्ण रही। MBBS MS, फिर उसके बाद में फर्दर डिग्रीज लेना आसान नहीं। फिर मैं 2019 में जर्मनी था 6 महीने के लिए फेलोशिप में डॉक्टर ग्राइचन के लिए, ग्राइचन के पास में। वहाँ से मैंने नेविगेशन सर्जरी सीखी, नी रिप्लेसमेंट की। और पिछले 15 वर्षों से मैं बनारस में कार्यरत हूँ एज अ डॉक्टर। मैंने स्टार्ट किया पहले एक बेड से, मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल हुआ करता था एक बेड का। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ 5 बेड के हॉस्पिटल में। फिर मैंने ऑर्थोमैक्स हॉस्पिटल शुरू किया, वहाँ 15 बेड पे शिफ्ट हुआ। अभी मेरे पास में 3 हॉस्पिटल्स हैं। जो सबसे बड़ा मेरा ओरियाना हॉस्पिटल जो 100 बेडेड है, ऑर्थोमैक्स रन कर रहे हैं। एक छोटा सा सेंटर नोएडा में भी डाला हुआ है जो कि 10 से 15 बेड के करीब है। जी, डॉक्टर अमित की बात करें तो आपको बता दें कि ये ऑर्थो हैं और सबसे बड़ी बात है कि घुटनों के स्पेशलिस्ट हैं। मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन एक घुटनों की बात आती है और आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, खासकर 50 के बाद तो उम्र पार होती है और वो समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई डॉक्टर जाता है, भैया आपको तो घुटने बदलवाने पड़ेंगे, उस स्थिति में आप क्या देखते हैं और क्या सलाह देंगे हमारे मन से कि घुटने बदलने की स्थिति कब आती है? देखिए, ज़्यादातर घुटनों में दर्द 50 वर्ष के बाद, जैसा कि आपने बोला 50 वर्ष के बाद ज़्यादा मरीज होते हैं घुटने दर्द के। आजकल कुछ रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं जिनको कभी कभी बीमारी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। 25-30 के एज में रोमेटॉइड आ जाता है और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो 40-45 के एज में भी घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है पेशेंटों को। मगर ज़्यादातर मरीज़ 50 वर्ष की उम्र के बाद होते हैं। अगर वो टाइमली ट्रीटमेंट लें, 50 वर्ष में जब पहला दर्द उनको हुआ, दूसरी बार दर्द हुआ, तो समय से जाके डॉक्टर को दिखाएं, जो प्रिकॉशंस डॉक्टर्स बताएं उसको फॉलो करें, प्रॉपर मेडिकेशन पे रहें, तो वो घुटना प्रत्यारोपण की स्टेज 3 या 4 में होती है, जिसको कि हम लोग टाल सकते हैं। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो पेशेंट इसको अवॉइड कर सकते हैं अप टू द एज ऑफ 60, 65, 70। मगर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत जल्दी पड़ती है। डेफिनेटली डॉक्टर पहले स्टेज 1 और स्टेज 2 में उसको दवाओं से, उसको एक्सरसाइज से, उसको तमाम प्रिकॉशन से उसको रोकते हैं और डिले करते हैं ऑपरेशन को। और जब लास्ट स्टेज आ जाती है, जब दवाएं नहीं काम करती, इंजेक्शंस भी नहीं काम करते, मरीज चलने में असमर्थ होता है और घुटना टेढ़ा होने लगता है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वॉशरूम जाना, घर में टहलना, अगर वो भी नहीं हो पाता तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अब घुटना प्रत्यारोपण की ज़रूरत है। या मोटा मोटा 5 वर्ष से 10 वर्ष तक अगर जोड़ों में दर्द रह गया है तो ये ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने लगती है। मेरा एक पर्सनल सवाल है, फिर मेरी सहयोगी आपसे सवाल पूछिए। अमूमन मैं चर्चा में सुनता हूँ कि घुटनों की ग्रीस घिस गई। ये क्या फंडा होता है कि घुटनों की ग्रीस घिस गई, फिर ग्रीस बढ़े कैसे? फिर देखिए, ग्रीस जैसी कोई चीज़ प्रैक्टिकली घुटने में नहीं होती है। घुटने में कार्टिलेज, घुटना 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी। तो दोनों की हड्डियों के बीच में जोड़ होता है जिसे घुटना बोलते हैं। तो हड्डियां हार्ड पार्ट होती हैं। घुटने जब हार्ड पार्ट आपस में, जैसे आप पत्थर घिसें आपस में, तो वो घर्षण पैदा करेगा और पार्टिकल जनरेट करेगा। तो उस घर्षण को बचाने के लिए नेचर ने हड्डियों के कवरिंग को, कार्टिलेज एक बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है, उससे कवर किया होता है। तो हड्डियों के जो इंड होते हैं, जो सिरे होते हैं, वो कार्टिलेज से कवर होते हैं। वो आपस में रगड़ खाते हैं 40 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, और बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। कोई जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि पत्थर के घर्षण से पार्टिकल जनरेट होते हैं, तो उसमें नहीं होता। रिपेयर वर्क भी उसमें लगातार चलता रहता है। तो जब तक कार्टिलेज आपका इंटैक्ट है तब तक आपको
पेन नहीं आता तब तक आपको किसी भी दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोबिल जैसा कुछ नहीं, साइनोवियल फ्लूइड ज़रूर होता है, एक लुब्रिकेंट ऑयल की तरह काम करता है, कार्टिलेज को आपस में रगड़ से बचाता है। मगर हम लोग मरीज़ को समझाएं कैसे ये बात? तो मरीज़ को समझाने के लिए दो बातें ज़्यादातर डॉक्टर्स बोलते हैं। एक तो मोबिल ऑयल कम हो जाना, जो आम भाषा में मरीज़ समझ सकते हैं। दूसरा समझाते हैं कि घुटने घिस रहे हैं। तो घिसने का वही पर्पज़ है कि कार्टिलेज रब हो रहा है, अंदर का कार्टिलेज घिस रहा है, और जब कार्टिलेज खत्म हो जाता है, हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, तब मरीज को दर्द होता है लेकिन प्रैक्टिकली। सर ये रोबोटिक का घुटना प्रत्यारोपण होता क्या है, कौन सर्जरी करा सकता है, और ये आपके मन में कैसे विचार आया कि उत्तर भारत में ये पहला ऐसा है जो रोबोटिक प्रत्यारोपण करता है घुटने का, तो ये कैसे मन में कैसे आया? देखिए, घुटना प्रत्यारोपण पिछले 25-30 सालों से हिंदुस्तान में हो रहा है, और जिसकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है, ऑपरेशन की भी संख्या बढ़ रही है। मगर पिछले 25-30 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पहले फेलियर रेट्स ज़्यादा हुआ करते थे, 25 से 30% फेलियर रेट होते थे। आज के डेट में, आज से जब रोबोटिक्स नहीं था तब फेलियर रेट 5 से 7% हुआ करते थे। कुछ डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स में रेशियो 10% तक हुआ करते थे कि 100 मरीजों का ऑपरेशन हुआ, 90 सेटिस्फाइड है, 10 डिससेटिस्फाइड हैं। तो तकनीकी में सुधार होता चला गया। तो इस जो 10% डिससेटिस्फाइड पेशेंट थे, उनको ट्रीट करने के लिए रोबोटिक्स लाया गया कि जो कमियां रह जा रही हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा ऑपरेशन के दौरान कि और अच्छा हो सकता है, अलाइनमेंट जो हम लोग अलाइन करते हैं वो अलाइनमेंट और अच्छा हो, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प किया गया। पहले नेविगेशन आया, अब नेविगेशन के साथ रोबोटिक्स भी आ गया। तो रोबोटिक्स की मदद में अब पेशेंट का सेटिस्फैक्शन रेट 99%। बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशन के दौरान हम लोग को आंख से नहीं दिखती, जैसे हम लोग घुटना खोलते हैं तो कूल्हा नहीं दिखता, एंकल नहीं दिखता, वो ऑलरेडी कवर्ड होता है। कंप्यूटर और रोबोट उसको बाहर से ही देख लेता है, तो वो पूरे ऑपरेशन में मदद करता है। और जहाँ तक रही बात नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया का पहला वेलिस रोबोट मैंने यहाँ बनारस में स्टार्ट किया। पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं था, हिंदुस्तान का 10वां रोबोट था ये, और ये लॉन्च हुए करीब 2 साल हुए, और मेरे पास 1.5 साल से है बनारस में। देखिए डॉक्टर अमित जी की एक खास बात यह है कि वो रोबोटिक सर्जरी के मास्टर हैं, और बहुत सारी सर्जरियां आपने अब तक की रोबोटिक। लेकिन आपको लगता है कि वो सफल हैं? और फिर जो मरीज रोबोटिक सर्जरी कराता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ज़्यादातर हो सकता है इस शो को बुजुर्ग लोग बहुत देखेंगे क्योंकि उनकी दिक्कतें भी बहुत सारी है, तो वो जो डर लगता है कि रोबोटिक सर्जरी कराएं या ना कराएं, वो सस्पेंस में होते हैं, फिर कितने दिन में आराम मिलेगा, ये एक बड़ा उनके लिए सवाल सामने रहता है। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताइएगा। नहीं, रोबोटिक सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। जैसा कि मैंने बताया कि 99% पेशेंट यूजुअली सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको ज़्यादा कंप्लेन नहीं होती। रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे ये हैं कि हम लोग जो ऑपरेशन के दौरान जो चीरा देते हैं, जो इंसिजन देते हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी छोटा होता है। उसकी वजह से पेशेंट को जब छोटे चीरे लगेंगे तो कम दर्द होगा। जो ऑपरेशन हम लोग फ्री हैंड किया करते थे, आंख से देख के किया करते थे, अब वो रोबोट की मदद से ज़्यादा प्रिसाइज होता है, तो कट्स बहुत एक्यूरेट होते हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है। जहाँ तक रही बात रिहैबिलिटेशन की, तो पेशेंट को हम लोग 24 से 48 घंटे के भीतर कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन के बाद खड़ा कर दें और मरीज़ को चला दें। तो जैसे ही मरीज़ खड़ा होता है 24 घंटे बाद, वो बहुत अच्छा फील करता है। अब अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं पेन मैनेजमेंट के लिए भी। तो 24 घंटे बाद अगर पेशेंट खड़ा होता है और उसको घुटने में दर्द नहीं है, घुटना जो टेढ़ा था वो सीधा हो चुका है और चलने फिरने लगा वॉकर की मदद से, तो उसका काफ़ी जो फियर था, जो फोबिया था, रिकवरी 24 घंटे में है ये जी मतलब बिल्कुल जो पेशेंट है वो खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। हम लोग का पूरा टारगेट रहता है कि फर्स्ट टाइम जो पेशेंट वॉशरूम जाए, जब उसको लगे ऑपरेशन के बाद में, जब भी पहली बार उसको वॉशरूम जाना हो तो वो चल के जाए, वो बिस्तर पे नहीं करे। और 99% वी आर सक्सेसफुल इन आवर अप्रोच कि 99% पेशेंट यूजुअली 24 घंटे में खड़े होकर वॉशरूम अपने से जाते हैं, उनको बेड पे नहीं करना होता पहले सर बार। कहाँ कहाँ से मरीज अब तक आए हैं आपके पास, और क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है 200 से ज़्यादा आपने नी रिप्लेसमेंट किए हैं, कैसा आपका अनुभव रहा है अब तक? मुझे लगता है पहले तो पूर्वांचल के पेशेंट मेरे पास ज़्यादा थे, अभी पूरे यूपी से, सम पार्ट ऑफ बिहार, झारखंड और उत्तराखंड से भी पेशेंट हम रिसीव कर रहे हैं। कुछ पेशेंट जिनके रिलेटिव, जिनके हमने यहाँ बनारस में ऑपरेट किए, उनके रिलेटिव्स बेसिकली पता कर करके बाहर से आ रहे हैं। तो ये एरिया है नॉर्थ इंडिया का जो हम लोग ज़्यादा कैटर कर पा रहे हैं। अब चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी, एक मध्यम वर्ग तक तो खोजता है कि एक सर्जरी बहुत महंगी होती है, वो पहुंच जाता है, लेकिन आपकी तरफ कोई गरीब आदमी भी देखना चाहे, क्या ऐसी कोई आपने प्लानिंग अपने अस्पताल में की है जो ये शो देखे और आप तक संपर्क करे और कम बजट में उसकी रोबोटिक सर्जरी या सर्जरी कर सके घुटनों का? बिल्कुल। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में बाहर में कोई भी डॉक्टर ऐसा होगा जो हर क्लास को ट्रीट नहीं करना चाहेगा। हमने भी जब प्रैक्टिस शुरू की तो
पुअर पेशेंट्स भी हमारे पास आते थे, आज भी पुअर पेशेंट आते हैं और रिच पेशेंट्स भी आते हैं, मतलब हर क्लास के पेशेंट आते हैं। तो एक तो हमारे पास में 3 कैटेगराइजेशन है, प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट और जनरल वार्ड। जनरल वार्ड के पैकेजेस काफ़ी कम हैं और उसके साथ में हम आयुष्मान पे भी काम कर रहे हैं। पिछले जब से आयुष्मान लॉन्च हुआ है, मुझे याद है पहले 1 साल में सब आयुष्मान योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट इंडिया का मैंने किया था। कितना खर्चा आता है बेसिकली इसका? अगर आयुष्मान में 1 लाख का पैकेज मिलता है, उस पैकेज में पूरा का पूरा नी रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं। तो आयुष्मान के पेशेंट का फ्री होता है। जो जनरल वार्ड में जो पेशेंट रहते हैं उनका 1.5 का पैकेज आता है, 1.5 लाख का पैकेज आता है, जिसमें कि 65 से 70 हज़ार का केवल इम्प्लांट होता है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार की दवाएँ लगती हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये अमीर पेशेंटों के लिए या रिच पेशेंट्स के लिए, ये सबके रीच में है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर अमित, आपने जिक्र किया अपनी जर्नी के बारे में, आपने जिक्र किया कि कैसे मैंने एक छोटा अस्पताल शुरू किया और आज एक बड़ा अस्पताल आपने कर दिया, लेकिन डॉक्टर अमित का सपना है क्या? डॉक्टर अमित अब चाहते क्या भविष्य में? हेल्थ सेक्टर में किस जगह अपना मुकाम बनाना चाहते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए डॉक्टर अमित? मेरा अभी अप्रोच सपना ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर अमित जायसवाल पैदा कर सकूं। मैं अभी केवल सर्जरीज में नहीं या केवल मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं, एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। यंग डॉक्टर्स को टीच करना, उनको सिखाना सर्जरीज, ये मेरा एम है कि अगले 10 सालों में मैं कोशिश करूं कि हर शहर में एक डॉक्टर अमित जायसवाल रोबोटिक सर्जन हो और कम से कम 20-30 ऑर्थोपेडिक सर्जन ऐसे हों जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करना जानते हों। इसके लिए मैं पिछले काफ़ी 5-7 साल से वर्क कर रहा हूं और बहुत सारे यूपी के और बाहर के डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स आके हमारे सेंटर पे ऑर्थोप्लास्टी और ट्रॉमा सीख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित। और डॉक्टर अमित, हमारे जी मीडिया की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जो लक्ष्य और जो टारगेट लेकर अपने फ्यूचर का आप चले हैं वो आप सफल हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। बिल्कुल, नी रिप्लेसमेंट ऐसा होता है जिसमें लोग डरते हैं कि अगर हम कराएंगे उसके बाद हम खड़े हो पाएंगे या नहीं, लेकिन आप 24 घंटे में खड़े हो सकते हैं अगर आप अमित जायसवाल के पास जाएंगे। चलिए।